हेलो लड़कियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र आज की कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 चैप्टर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर सेकेंड है हमारा, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण क्या बेटा होते हैं? तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हम वन शॉट में ये फुल चैप्टर पढ़ाएंगे, एक शॉर्ट एक लेक्चर हमारा है शॉर्ट वाला, इसमें पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, लिखा है अम्ल अम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। ये नोट्स पढ़कर आप कितने परसेंट बना सकते हैं? 95% बना सकते हैं। कितने बेटा? 95% बना सकते हैं। कितने परसेंट आप बना सकते हैं? 95% बेटा, 95% बना सकते हैं। पार्ट 1 है, यानी पहले ही पार्ट पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं तो बताया गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं बेटा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक एक या अधिक H प्लस आयन उत्सर्जित करते हैं। एक आयन देंगे या एक से अधिक प्लस H प्लस आयन उत्सर्जित करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण दिया है HCl, यानी HCl को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है HNO3, H2SO4, CH3COOH। तो ये बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले, क्या बेटा? कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले, अगर कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल की बात करें तो देखिए बेटा, दिख रहा होगा बेटा आपको, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले से प्राकृतिक पदार्थ और उपस्थित अम्ल, ठीक है। कौन कौन से? नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है बेटा सिरका। सिरका सिरका कैसे? जो गन्ने का बनता है, गन्ने के पीस इसका बनाया जाता है सिरका, ठीक है बेटा। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा बेटा अम्ल होता है? एसिटिक होता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। आगे बात करें अगर हम किसकी? टमाटर की बात करते हैं। किसकी? टमाटर के। तो क्या बोलते हैं? ऑक्सेलिक। ऑक्सेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बेटा? ऑक्सेलिक अम्ल होता है। किसमें? टमाटर में हमारा कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सेलिक अम्ल होता है। और दही में लैक्टिक लैक्टिक अम्ल होता है। किसमें बेटा? दही में, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कीड़े कैसे पड़ते हैं? कीड़े कहाँ पड़ते हैं? दही में। अगर बेटा दही में कीड़े नहीं पड़ेंगे तो दही कभी जम ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, अब अम्ल की बात हो गई। अब आगे बताते हैं बेटा, हम क्षार की बात करते हैं। किसकी? क्षार की बात करते हैं। क्षार की बात करें, चलिए क्षार की बात करें तो देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा बेटा बड़ा कर देते हैं। क्षार की बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बेटा क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो क्या करते थे? नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करते थे? लाल कर देते थे। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन
उत्सर्जित करते हैं क्या बेटा, OH प्लस आयन उत्सर्जित करते हैं, ये OH माइनस उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए बेटा दिया गया है, उदाहरण उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, उदाहरण की बात की जाए तो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, ये बैक हो जाओ, बैक बोन, ठीक है, बैक हो गया, ठीक है। क्या दिया, उदाहरण की बेटा बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके बेटा उदाहरण है, क्षार के उदाहरण है, ठीक है। अब बात की जाए पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसमें होता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका बेटा प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, सूचक, क्या पढ़ते हैं, सूचक पढ़ते हैं, सूचक, ठीक है। आगे हम क्या बेटा पढ़ेंगे, चलते सूचक की बात करते हैं, सूचक, ठीक है। तो देखते बेटा, प्राकृतिक आधार, किसके, प्राकृतिक के आधार पर, ओके बेटा, प्राकृतिक के आधार पर सूचक, देखिए पहला सूचक क्या, पहले सूचक की बात करें, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, या रंगहीन, रंग प्रदर्शित नहीं, सॉरी, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन द्वारा, या तो उसमें रंग आएगा या तो उसमें गंध आएगी, मतलब स्मेल आएगी, बास आएगी, परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, क्या उसमें करते हैं, सूचित करते हैं। छात्र को जाता है, टीचर सूचित करता है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता तो उसको क्या कर रहा है, सूचित करते हैं, तो बेटा क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, सूचक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कौन से बेटा, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, यानी प्राकृतिक, जो भगवान की देन है, इससे प्राकृतिक, पेड़ किसने बनाया, प्राकृतिक की देन है, आपकी नहीं, आदमी की नहीं देन है, फल फूल किसकी देन है, प्राकृतिक की देन है ना। तो वो जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं बेटा, ठीक है। उदाहरण है लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटोनिया, जेरानियम, पेटोनिया, जेरानियम। लिटमस विलयन में बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो लिटमस विलयन होता है, लिटमस का विलयन में बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइट का समूह के लीचे, लिचैन पौधे से प्राप्त किया जाता है, किससे, लिचैन का एक पौधा होता है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, ठीक है बेटा, लिटमस विलयन। आगे बेटा संश्लित, आगे बात करते हैं संश्लेषित, संश्लेषित की बात करें, देखिए संश्लेषित, चलिए बेटा संश्लेषित की बात करते हैं, ठीक है। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जो रासायनिक रूप से जिसमें रिएक्शन कराई जाती है, रासायनिक समीकरण होते हैं, उसमें सैंपल दिए होते हैं, सोडियम का पोटेशियम का जो रिएक्शन कराया जाए, रासायनिक तरह से प्रयोग किया जाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। मैथिल ऑरेंज एवन फ्लाफेथलीन, मैथिल ऑरेंज और फिनाइलफेथलीन, ओके, ये क्या है बेटा, संश्लेषित सूचक, क्योंकि हमको पता है ना रासायनिक तरह से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। आगे बताए गंधीय सूचक क्या होते हैं, गंधीय जिसमें गंध आए, मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है प्याज, वेनिला आदि, प्याज, वेनिला आदि। प्याज में क्या आती है बेटा, गंध आती है, जब खाते हो तो मुंह से बदबू आती है, ठीक है, वो हमारा गंधीय सूचक का उदाहरण है, किसका, गंधीय सूचक का उदाहरण है, ठीक है। अम्लों के गुणधर्म देखते हैं, किसके बेटा, इसकी बात करते हैं, अम्लों के गुणधर्म, अम्लों के गुणधर्म,
चलिए बेटा बहुत जल्दी जल्दी भी करवा देंगे, फटाक से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सम कंप्लीट भी हो जाएगा और समझ भी आएगा, समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं पढ़ा दिया जाएगा और आपको समझ में ना आए। ठीक है बेटा, तो पहले अम्लों के गुणधर्म देखते हैं। क्या अम्ल बताए थे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। किसके हो गए बेटा? अम्लों के गुणधर्म हो गए। अब क्षारकों के गुणधर्म देख ले। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। वो क्या देते हैं बेटा? H प्लस आयन देते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कौन? क्षारक यानी क्षार। ये सूंघने पर, सॉरी, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। इनको छूओगे तो कैसे लगेंगे? साबुन के जैसे लगते हैं। ठीक है, अम्लों की धातुओं के साथ क्रियाएं, चलिए आगे बताते हैं अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है बेटा, अम्लों की धातुओं के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है? जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। किसकी? अम्ल की, यानी धातु और तनु प्लस तनु अम्ल लेंगे तो क्या बनेगा? धातु लवण बनेगा और क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने जिंक की क्रिया करा दी H2SO4 से, हमको पता है जिंक पे प्लस चार्ज होता है, SO4 पे कौन सा होता है? माइनस। इस पे प्लस होता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो क्या बन जाएगा? Zn लिखा हुआ है बेटा, ZnSO4 प्लस H2, ये हमारी क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये तो क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर उड़ जाएगी। हमारी क्या हो गई बेटा? हाइड्रोजन गैस हो गई। दूसरा है फिर Fe रिएक्शन कराना है HCl से, तो FeCl2 बन जाएगा। H2 ये हाइड्रोजन गैस हो गई। ये हमारा क्या हो गया? धातु लवण हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। आप इसकी बेटा क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया कैसे होती है? तो क्षारों की जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया, जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं, फिर भी उसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्षार प्लस धातु, क्षार प्लस धातु तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे जिंक की क्रिया करा दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो Na2ZnO2। ठीक है बेटा, ये बनेगा सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और ये हमारी क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। H2 क्या है हमारी? हाइड्रोजन गैस है। अगला है Al, अमोनियम क्रिया करानी है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो NaAl2O2 प्लस, ये हमारी क्या है? हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये बनेगा। समझ में बेटा आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। किसकी? धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कैसे कराते हैं, यानी धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है बेटा, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, सभी धातुएं कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, यानी सभी धातुएं कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगत लवण एवं कार्बन डाई और जल बनाते हैं। तीन चीजें बनेंगी। जैसे धातु कार्बोनेट लेंगे, अम्ल लेंगे, तो बेटा क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, जल बन जाएगा। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ तो क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। CaCl2 क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। CO2 क्या होता है बेटा? हमको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो भी बात की गई थी। H2O क्या होता है? हमको पता है, ये हमारा जल है। कौन सा? गंगा जल है। तो हमें आ गया होगा। फिर Na2CO की क्रिया कराएंगे HCl के साथ, तो NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कौन सा? गंगा जल हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आगे है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अब क्रिया, तो क्या है? सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, सभी धातुएं
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अब क्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एवं बेटा जल बनाते हैं। देखिए धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और कार्बन डाई गैस बनेगी और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जैसे पहली रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा। ये हमारा क्या हो गया? लवण हो गया। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। H2 हमारा क्या हो गया बेटा? जल हो गया। ठीक, दूसरी है NaCO3, ठीक है। HCl के साथ कराएंगे तो NaCl बन जाएगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा? जल बन जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 क्या है बेटा? जल है हमारा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं उदासीनीकरण। क्या बेटा? उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? कौन सी? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया की अगर हम बात करें, उदासीनीकरण क्रिया की अम्ल एवं क्षारक परस्पर अपक्रिया कर कौन से? अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार दोनों दोस्त पास में आके मिल जाते हैं, मिलने के बाद लवण और जल बनाएंगे, तब इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसे क्षारक प्लस अम्ल तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। देखिए फिर यहाँ पे क्रिया की है NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ, इसके प्लस इसके माइनस तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा? जल हो गया। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, यानी हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, हमको पता है Na2SO4 बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लवण हो गया। ये हमारा बेटा H2O क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। आगे बेटा दिया गया अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिए क्षारक एवं अम्ल, क्या बेटा? क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही, जैसे क्षारक और अम्ल की अपक्रिया होती उसी के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं क्या बेटा बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल धात्विक ऑक्साइड तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और क्या बन जाएगा बेटा? जल बन जाएगा। जैसे Na2HCl तो क्रिया करोगे सोडियम क्लोराइड, ये हमारा लवण हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा? जल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कैसे होती है? चलिए देखते हैं क्षारक के साथ। ठीक है बेटा, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। लवण बन जाएगा और क्या बेटा बनेगा? जल बनेगा। NaOH क्रिया कराए CO2 के साथ Na2CO3, ये हमारा लवण हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं SO3 के साथ तो K2SO4 बन गया और क्या बन गया? ये हमारा जल बन गया। समझ में आ गया होगा। आगे बेटा पढ़ते हैं तनुकरण क्या होता है। क्या? तनुकरण, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल आगे देखते हैं बेटा। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल अगर बात करें हम पीएच स्केल की, किसकी? पीएच स्केल की। ठीक है, पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंज हाइड्रोनियम। इसे पीएच में इस पीएच में पी सूचक है उषांश, पोटेंज। ठीक है, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ शक्ति होता है। डिफिनेशन है पहले बताया गया है कि किसी विलयन में उपस्थित
उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, जिस स्केल को यानी काम में लिया जाता है या लाया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन बताई है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहते हैं। अब नोट है बेटा लिखे हुए हैं, क्या नोट लिखा है पहला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी जिसकी सांद्रता जो क्या हो गया, जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। दूसरा है किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। अगर उदासीन विलयन है तो पीएच का मान कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। अगला है जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय तो होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा बेटा, यह विलयन अम्लीय होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो यह विलयन कैसा हो जाएगा